नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, क्या यूरोप अब नेपाल पर एक बड़ा रणनीतिक दांव खेल रहा है? क्या नेपाल जल्द ही यूरोपियन यूनियन की 13 साल पुरानी एविएशन ब्लैकलिस्ट से बाहर निकलने वाला है? क्या काठमांडू भविष्य में साउथ एशिया का नया एविएशन हब बन सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर भी कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा? साथियों, आज हम केवल एक एविएशन वर्कशॉप की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि कैसे एविएशन आज जियो पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और रीजनल कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। हम जानेंगे कि यूरोपियन यूनियन लगातार नेपाल के एविएशन सेक्टर में तकनीकी सहयोग और निवेश क्यों बढ़ा रहा है। नेपाल की एयरलाइंस आखिर पिछले 13 वर्षों से यूरोपियन एयर स्पेस में उड़ान भरने से प्रतिबंधित क्यों है, और अब ऐसा क्या बदल रहा है और ये प्रतिबंध हटने की उम्मीद क्यों दिखाई दे रही? अगर नेपाल इस ब्लैकलिस्ट से बाहर निकलता है तो इससे उसकी अर्थव्यवस्था, पर्यटन, अंतरराष्ट्रीय निवेश और वैश्विक छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे घटनाक्रम का भारत, चीन और पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है? तो आइए पूरे विषय को तथ्यों, पृष्ठभूमि और गहन विश्लेषण के साथ विस्तार से समझते हैं। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। साथियों, वीडियो लंबा भी हो सकता है तो इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक बात को सुनिएगा और जहां आपके जो भी मन में विचार आए, पॉजिटिव, नेगेटिव्स, न्यूट्रल्स, वो आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखते रहिएगा। साथियों, ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, क्योंकि मैंने कई सारे व्यूअर्स के मैसेज मैंने पढ़े हैं, तो गोदी मीडिया न्यूज चैनल, साथियों ये कोई न्यूज चैनल नहीं है। मैं बहुत पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ये एक एजुकेशनल चैनल है, एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर हम साउथ एशिया के जियो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यानी कि दक्षिण एशिया के जो भी देश हैं, भारत हो गया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी में जो भी घटनाएं घट रही हैं उस पर हम बात करते हैं, जियो पॉलिटिक्स पर बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है नेपाल के लिए बड़ी खुशखबरी, यूरोप ने लिया बड़ा फैसला, अब बदल जाएगी किस्मत। इसी पर चर्चा होगी। काठमांडू पोस्ट ने इस न्यूज को कवर किया है। न्यूज है, यूरोपियन यूनियन एक्सपेंड्स एविएशन सेफ्टी पार्टनरशिप विथ नेपाल, काठमांडू टू होस्ट टू मेजर साउथ एशियन एविएशन इनिशिएटिव as the European Union reviews Nepal's progress on air safety reforms and corrective action plan। तो क्या नेपाल बनने जा रहा है साउथ एशिया का नया एविएशन हब? यहीं से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। साथियों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर खबर क्या है। साथियों, 23 जून 2026 यानी कि आज से 4 दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने घोषणा की कि वह नेपाल और पूरे साउथ एशिया के साथ अपने एविएशन सेफ्टी पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करेगा। इसी उद्देश्य से काठमांडू में 2 महत्वपूर्ण रीजनल एविएशन प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पहला रीजनल एविएशन सेफ्टी प्रोग्राम, जिसमें साउथ एशिया के एविएशन रेगुलेटर्स, सिविल एविएशन अथॉरिटीज, एयरलाइंस इंजीनियर्स, पायलट्स और एविएशन एक्सपर्ट एक साथ भाग ले रहे हैं। दूसरा, साउथ एशिया रीजनल इनिशिएटिव, जिसके तहत यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि ईएएसए के सुरक्षा मानकों, नियमों और बेस्ट प्रैक्टिसेस पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा केवल ये कार्यक्रम नहीं, असल खबर छपी है यूरोपियन यूनियन के अधिकारी थॉमस मिलर के बयान में। उन्होंने बताया है कि नेपाल ने एविएशन सेफ्टी से जुड़े अपने सभी करेक्टिव एक्शन प्लान्स यूरोपियन कमीशन को सौंप दिए हैं। अब यूरोपियन कमीशन इन सुधारों की विस्तृत समीक्षा करेगा और यह तय करेगा कि नेपाल ने यूरोपियन यूनियन के सुरक्षा मानकों को किस हद तक पूरा किया है। यही वो प्रक्रिया है जो भविष्य में नेपाल को यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी लिस्ट यानी कि यूरोपियन एविएशन ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालने का रास्ता खोल सकता है। और यही कारण है कि यह खबर केवल एक एविएशन इवेंट नहीं, बल्कि नेपाल के एविएशन सेक्टर के भविष्य से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक खबर मानी जा रही। अब आपके दिमाग में होगा कि ये करेक्टिव प्लान्स है क्या, इसके ऊपर भी हम लोग बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन नेपाल एविएशन पार्टनरशिप के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। साथियों, करेक्टिव प्लान्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे समझने के लिए हमें लगभग 13 वर्ष पीछे यानी कि सन 2013 में जाना होगा। साल 2013 में यूरोपियन यूनियन ने नेपाल के सभी एयरलाइंस को यूरोपियन एयर सेफ्टी लिस्ट में शामिल कर दिया था, जिसमें आम भाषा में यूरोपियन एविएशन ब्लैक लिस्ट भी कहा जाता है। इसका अर्थ यही है कि नेपाल का कोई भी कमर्शियल एयरलाइन यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में उड़ान संचालित नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? साथियों, क्योंकि यूरोपियन यूनियन का मानना था कि नेपाल की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है, यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी की निगरानी व्यवस्था
सेफ्टी रेगुलेशन का पालन, पायलट की ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयर वर्दीनेस इंस्पेक्शन और रेगुलेटरी मॉनिटरिंग जैसे कई क्षेत्रों में गंभीर सुधार की आवश्यकता थी। इसके बाद नेपाल ने अपनी एविएशन सेफ्टी प्रणाली में लगातार सुधार शुरू किया, नई नीतियां बनाई, नियामक व्यवस्था को मजबूत किया, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुरूप लाने का प्रयास किया गया और आईसीएओ की सिफारिशों पर भी काम किया गया। इन सभी सुधारों, समय सीमा, लक्ष्यों, कार्य योजना को मिलाकर जो विस्तृत दस्तावेज तैयार किया गया, उसी को करेक्टिव एक्शन प्लान कहा जाता है। अब नेपाल ने यह पूरी करेक्टिव एक्शन प्लान यूरोपियन कमीशन को जो है वो सौंप दिया है। यदि यूरोपियन कमीशन इस योजना और उसके क्रियान्वयन से संतुष्ट हो जाता है तो भविष्य में नेपाल को यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी लिस्ट से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा और यही वजह है कि यह केवल एक तकनीकी दस्तावेज नहीं बल्कि नेपाल के एविएशन सेक्टर के भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है वो माना जा रहा है। अब हमें यह भी समझना है कि इससे नेपाल को क्या मिलेगा। जो 13 वर्ष से जो यूरोप के स्पेस में नो एंट्री था, अगर अब ये खुल जाता है तो इसका क्या महत्व है नेपाल के लिए। साथियों, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हम बात कर रहे हैं कि इससे नेपाल को क्या लाभ मिलेगा। साथियों, सबसे पहला और सबसे बड़ा लाभ तो ये मिलेगा कि टूरिज्म सेक्टर को नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है ना। टूरिस्ट सेक्टर विश्व के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को लें, खूबसूरत अन्नपूर्णा रीजन को लें, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी के लें, हिमालय ट्रैकिंग की बात करें, एडवेंचर्स स्पोर्ट्स और स्पिरिचुअल टूरिज्म, हर वर्ष दुनिया भर के लाखों पर्यटक नेपाल आकर्षित होते हैं। लेकिन पर्यटन केवल प्राकृतिक सुंदरता से नहीं चलता। पर्यटक सबसे पहले यह देखते हैं कि किसी देश की एविएशन सेफ्टी कितनी विश्वसनीय। यदि किसी देश की एयरलाइंस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षित मानी जाती है तो यात्रियों का विश्वास स्वतः ही बढ़ता है और यही कारण है कि यदि यूरोपियन यूनियन नेपाल के एविएशन सेफ्टी पर भरोसा जताता है तो भविष्य में उसे यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी लिस्ट से बाहर निकलता है तो उससे सकारात्मक संदेश जो है वो दुनिया के अन्य देशों के पास भी जाएंगे। इससे नेपाल की ग्लोबल इमेज मजबूत होगी, विदेशी पर्यटकों का विश्वास बढ़ेगा और इंटरनेशनल टूरिज्म को नई गति मिल सकती। इसके साथ ही एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है वो आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि बेहतर एविएशन कनेक्टिविटी किसी भी देश में निवेश के लिए महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। नेपाल की इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी मजबूत होगी, नए एयरलाइंस और नए इंटरनेशनल रूट्स विकसित हो सकते हैं तथा नेपाली एयरलाइंस के लिए वैश्विक स्तर पर नए अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर यह केवल एविएशन सेक्टर की उपलब्धि नहीं होगी बल्कि नेपाल की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। अब अगला प्रश्न कि यूरोपियन यूनियन नेपाल में इतना सक्रिय क्यों है, क्यों यूरोपियन यूनियन को इतना ज्यादा जो है वो नेपाल में इंटरेस्ट आ रहा है, ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, यूरोपियन यूनियन नेपाल में एविएशन सेक्टर को लेकर इतना सक्रिय इसलिए है, क्यों है? क्या यह केवल एविएशन सेफ्टी का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक जो है वो छिपी हुई? दरअसल इसके पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें सबसे पहला कारण है वो है कनेक्टिविटी। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि साउथ एशिया में सुरक्षित, आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एविएशन नेटवर्क को विकसित किया जाए ताकि बेहतर कनेक्टिविटी से व्यापार और निवेश का प्रवाह तेज हो। दूसरा कारण है ट्रेड। आज ग्लोबल इकोनॉमी में एयर कनेक्टिविटी केवल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि हाई वैल्यू ट्रेड, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। बेहतर एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा संबंध आर्थिक विकास से होता है। तीसरा, अगर हम टूरिज्म की बात करें तो हर वर्ष यूरोप से बड़ी संख्या में पर्यटक नेपाल आते हैं। माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, लुम्बिनी जैसे पर्यटन स्थलों की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसलिए यूरोपियन यूनियन चाहता है कि उसके नागरिक सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप यात्रा करें। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस। पिछले कई दशकों तक से हमने देखा है कि साउथ एशिया के में प्रभाव और प्रतिस्पर्धा का जो है वह एक द्वंद्व चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है जिसमें भारत और चीन के बीच ये पूरा का पूरा प्रतिस्पर्धा चल रहा है। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही। यूरोपियन यूनियन भी क्लाइमेट एक्शन, ग्रीन इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी, रिन्यूएबल एनर्जी और एविएशन सेफ्टी जैसे क्षेत्रों के माध्यम से अपनी रणनीतिक उपस्थिति नेपाल में मजबूत कर रहा है। यानी साउथ एशिया अब केवल इंडिया चाइना कंपटीशन तक सीमित नहीं रहेगा। अब यूरोपियन यूनियन भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका को तेजी से बढ़ा रहा है और नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति और बदलते अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कारण इस नई रणनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। अब हमें यह समझना है कि इसका संबंध भारत के साथ क्या है, भारत को इससे कैसे जोड़ा जा सकता है, भारत को इससे कैसे जो है वो लेकर चला जा सकता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये जानना हमें बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है
हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, प्रश्न ये है कि क्या यूरोपियन यूनियन और नेपाल की जो ये दूरी कम होती जा रही है, यानी कि जो एविएशन में सहयोग बढ़ रहा है, ये क्या कहीं भारत के खिलाफ है? साथियों, ये कहीं से भी भारत के खिलाफ नहीं, लेकिन इसका सीधा अर्थ ये नहीं, यह अर्थ नहीं है कि भारत इससे पूरी तरह से अलग। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया का भारत पर गहरा और प्रत्यक्ष संबंध है, जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला कारण है कि भारत और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर आपको देखने को मिलेगा। साथियों, भारत और नेपाल के बीच लगभग 1750 किलोमीटर लंबी ओपन बॉर्डर है। प्रतिदिन हजारों लोग व्यापार, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और पारिवारिक कारणों से दोनों देशों के बीच में आवाजाही हो रही। यदि नेपाल की एविएशन सेफ्टी और एयर कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। दूसरा, रीजनल टूरिज्म। नेपाल आने वाली बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक केवल नेपाल तक सीमित नहीं होते, वे दिल्ली, वाराणसी, बोध गया, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र की यात्रा करते हैं। इसलिए नेपाल की बेहतर कनेक्टिविटी पूरे भारत नेपाल पर्यटन सर्किट को जो है वो मजबूत कर सकता है। तीसरा, अगर हम भारत के तकनीकी सहयोग के बारे में बात करें साथियों, तो भारत लंबे समय से साउथ एशिया में एविएशन कॉर्पोरेशन का समर्थक रहा है। भारत का डीजीसीए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य तकनीकी संस्थान समय समय पर नेपाल को प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, एविएशन सेक्टर के क्षेत्र में सहयोग देते रहे। यदि नेपाल आईसीएओ और अन्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को पूरी तरह से अपनाता है तो पूरे साउथ एशिया और एविएशन नेटवर्क अधिक सुरक्षित और मजबूत होंगे। चौथा, अगर हम बात करें साथियों, तो रीजनल स्टेबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में अगर हम देखें, हिमालय क्षेत्र भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। ऐसी परिस्थितियों में मजबूत एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर, राहत और बचाव कार्य की गति जो है वो कई गुना बढ़ सकती है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी और डिजास्टर रिस्पॉन्स, मेडिकल इवैक्यूएशन, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और क्रॉस बॉर्डर इमरजेंसी ऑपरेशन में भारत और नेपाल का सहयोग और अधिक प्रभावी हो सकता है। यानी इस पूरे घटनाक्रम को भारत बनाम नेपाल के नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि नेपाल का एविएशन सेक्टर मजबूत होता है तो इसका लाभ केवल नेपाल को नहीं बल्कि भारत और पूरे साउथ एशिया को भी मिल सकता है। और यही कारण है कि इस विषय का महत्व केवल एविएशन तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। साथियों, चीन के एंगल से अगर हम बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल एंगल जो है वो चीन को आप जोड़ सकते हैं। सीधे तौर पर देखें तो इस समाचार में चीन का उल्लेख कहीं नहीं किया गया, लेकिन यदि साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स को समझे तो चीन के संदर्भ में इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साथियों, पिछले कुछ वर्षों से नेपाल में चीन के साथ एयरपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बीआरआई यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े कई क्षेत्र में सहयोग चल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे स्वाभाविक साझेदार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच एनर्जी ट्रेड, पावर ट्रांसमिशन, क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी, पेट्रोलियम सप्लाई, रेल कनेक्टिविटी और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। अब यूरोपियन यूनियन नेपाल के एविएशन सेफ्टी सेक्टर में तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमता का निर्माण पर ध्यान दे रहा है। यानी तीनों बड़े वैश्विक खिलाड़ी भारत, चीन और यूरोपियन यूनियन नेपाल के अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि नेपाल किसी एक पक्ष की ओर झुक रहा है, बल्कि यह उसकी मल्टी वेक्टर फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और इस नीति के तहत नेपाल किसी एक शक्ति पर पूरी तरह से निर्भर रहने के बजाय अलग अलग देशों के साथ अलग अलग क्षेत्रों में साझेदारी विकसित कर रहा है, ताकि उसे आर्थिक, तकनीकी, रणनीतिक सभी प्रकार के लाभ मिल सके। और यही कारण है कि आज नेपाल साउथ एशिया में संतुलित कूटनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर उभर रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आगे आने वाला समय कैसा होगा, यानी कि भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर कैसा आपको देखने को मिलेगा। साथियों, आने वाले महीने में यूरोपीय आयोग नेपाल द्वारा प्रस्तुत सुधारात्मक कार्य योजना यानी कि करेक्टिव एक्शन प्लान्स की विस्तृत समीक्षा करेगा। इस दौरान यह परखा जाएगा कि नेपाल ने विमानन सुरक्षा, नियामक निगरानी, पायलट प्रशिक्षण, विमानों के रखरखाव तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के पालन के क्षेत्र में कितनी वास्तविक प्रगति की है। यदि यूरोप के आयोग यानी कि यूरोपीय आयोग, यूरोपियन कमीशन इस समीक्षा से संतुष्ट होता है तो भविष्य में नेपाल को यूरोपीय संघ के विमानन सुरक्षा सूची यानी कि यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी लिस्ट से बाहर निकालने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो नेपाल के विमानन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता बढ़ेगी, विदेशी निवेश बढ़ेंगे, पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क पहले की तुलना में अधिक मजबूत होगा। इसके साथ ही काठमांडू दक्षिण एशिया में विमानन प्रशिक्षण, नियामक सहयोग, संस्थागत क्षमता निर्माण और विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय केंद्र के रूप में भी उभर सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय पूरी तरह से यूरोपीय आयोग की समीक्षा तथा नेपाल द्वारा किए गए सुधारों की वास्तविक गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष ये हो सकता है कि यह खबर
भारत बनाम नेपाल की नहीं, यह किसी प्रतिस्पर्धा या शक्ति प्रदर्शन की भी कहानी नहीं। यह एक देश द्वारा अपने संस्थानों को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने और वैश्विक विश्वास को मजबूत करने की जो है वो कहानी है। नेपाल ने पिछले कई वर्षों से अपने विमानन क्षेत्र में सुधार के लिए लगातार प्रयास किया है। अब यह देखना होगा कि क्या यह प्रयास यूरोपीय आयोग की कसौटी पे खरा उतरता है कि नहीं। यदि नेपाल को यूरोपीय संघ की विमानन सुरक्षा सूची से बाहर आने में सफलता मिलती है तो यह केवल उसके विमानन क्षेत्र की उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि उसके अर्थव्यवस्था, उसके पर्यटन, उसके निवेश, उसके अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए भी एक नया अध्याय सिद्ध होगा। भारत के लिए भी एक सकारात्मक संकेत होगा, क्योंकि सुरक्षित और सक्षम पड़ोसी, बेहतर हवाई संपर्क तथा मजबूत क्षेत्रीय विमानन व्यवस्था पूरे दक्षिण एशिया के विकास और स्थिरता को नई दिशा दे सकती। हालांकि अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। अब पूरी दुनिया की नजर यूरोपीय आयोग की समीक्षा पे होगी कि क्या नेपाल 13 वर्ष बाद यूरोपीय संघ की विमानन सुरक्षा सूची से बाहर निकल पाएगा या उसे अभी और सुधार करने होंगे। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आने वाले महीनों में सामने आएगा। यदि आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य भेजें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और ऐसे ही तथ्यपरक यानी कि फैक्चुअल और गहन विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।